So I've taken this question purposefully just to explain certain things while using Bernoulli's principle. In this question, we can use Bernoulli's principle with a change that we will discuss in this question. And the change is to incorporate temperature change in Bernoulli's equation. Okay. An ideal gas of density enters a chimney of height h at the rate of alpha from its lower end. तो ये चिमनी है जिसके लोअर एंड से गैस एंटर कर रही है और उसके बारे में कुछ गिवन है, उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, कितने किलोग्राम पर सेकेंड एंटर कर रही है, यहाँ का एरिया गिवन है, यहाँ का प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है. सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन. और ऊपर वाले पार्ट का एरिया गिवन है क्वेश्चन में, वहाँ का टेम्परेचर गिवन है और जो गैस है उसका गामा गिवन है 2. सो दीज आर द थिंग्स गिवन. और द चिमनी इज हीट इंसुलेटेड. यहाँ से कोई क्रॉस का मतलब है, मैंने यहाँ पे क्रॉस पुट कर दिया है जस्ट टू इंडिकेट दैट देयर इज नो हीट फ्लो अक्रॉस दीज वॉल्स. ठीक है. So that gas undergoes adiabatic expansion. Gravity is given, the ratio of specific heat gamma is given. Ignore atmospheric pressure. Okay. और इसमें कुछ चीज़ें निकालनी है. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. द प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड. तो सबसे पहले इस अपर एंड पर प्रेशर निकालना है. तो ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस से आ जाएगा, कि चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसकी इक्वेशन से आ जाएगा. So that is simple. So I'm using this equation p raised power 1 minus gamma t raised power gamma is constant. ये कहाँ से आया? वैसे अगर मालूम हो पी वी गामा कांस्टेंट होता है, जैसे ये तो याद रहता ही है एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो v की जगह टेम्परेचर ले आओ nRT/p और फिर देखो कि p की एक पावर यहाँ है और गामा पावर नीचे है, तो कुल 1 माइनस गामा पावर हो गई. t की पावर गामा है, बाकी सब कांस्टेंट है. सो विल हैव दिस फार्मूला. इसको अप्लाई करेंगे कि जितना आप ये पूरा टर्म जितना लोअर एंड पे है उतना ही अपर एंड पे होना चाहिए. तो लोअर एंड पे प्रेशर गिवन है 600, टेम्परेचर गिवन है 300, गामा की वैल्यू 2 है, अपर एंड का प्रेशर P मान लिया, वहाँ का टेम्परेचर गिवन है. ओके, तो दिस विल गिव द प्रेशर एट अपर एंड. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट प्रेशर इक्वल टू 150. तो ये फर्स्ट पार्ट तो आसान हो गया, ए पार्ट. So A part is wrong because pressure is 300 given. Second part, B part. The velocity of the gas at the lower end of the chimney is 40. अब velocity निकालनी है लोअर एंड पे और अपर एंड पे, दोनों एंड्स पे velocity निकालनी है. वो कहाँ से आएगी? वही जो गिवन है ना कि 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड एंटर कर रहा है. अच्छा, जितना यहाँ से एंटर करेगा उतना ही ऊपर से निकलेगा, ऑब्वियस है. तो बस इसको यूज़ करके हम velocity निकालेंगे. तो जो 0.8 किलोग्राम पर फॉर्मूला क्या होगा भाई? देखो कितना मास पर सेकेंड है. तो मास फ्लो पर सेकेंड इज एरिया इंटू वेलोसिटी. ये तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड हो गया इंटू रो. दिस इज मास फ्लो पर सेकेंड, ये फॉर्मूला हो गया. सो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो. तो लोअर एंड का एरिया दिया है 0.1, वहाँ का रो दिया है 0.2. तो एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस इज एरिया, दिस इज वेलोसिटी इंटू रो इंटू वेलोसिटी. So on solving we'll get V. Okay. Using PV equal to an RT, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ें हैं. देखो नंबर ऑफ मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये पूरा मास ऑफ गैस बन जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम. इसको डेंसिटी लिख सकते हैं रो RT/m. तो हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू रो RT/m. तो यहाँ से रो निकालेंगे तो रो विल कम आउट PM over RT. This will reduce to rho into T by P equal to constant. रो T by P कितना होगा? इसी एक्सप्रेशन से देख लो. रो T by P की वैल्यू M over R होगी. तो M over R की वैल्यू जो लोअर एंड पे है वही अपर एंड पे है, सो इट्स कांस्टेंट एंड का. तो जो रो T by P लोअर एंड पे है वही रो T by P अपर एंड पे होगी. सो दिस विल गिव रो एट द अपर एंड. ओके, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई कि जितना मास फ्लो लोअर एंड पे है, मास फ्लो रेट वही अपर एंड पे होना चाहिए. तो दिस विल गिव V2 कि कितनी वेलोसिटी से गैस फ्लो होगी अपर एंड पर. सो दिस इज V2. हमें मेनली अब ये निकालना है द हाइट ऑफ द चिमनी इज 590.
द सी पार्ट। और इसके लिए मैं बर्नौलीज इक्वेशन फिर से डिराइव करने जा रहा हूँ। बर्नौली इक्वेशन है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, अप्लाइड ऑन गैसेस, तो अप्लाइड ऑन फ्लूइड्स, तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में एक चेंज के साथ ही इसमें अप्लाई होगा। तो लेट्स सी हाउ इट विल बी अप्लाइड। तो ये मैंने डायग्राम फिर से ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है P1। इसमें देखो क्या है, बस एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे 1, इस लेयर को नंबर दे दिया है 2, इस लेयर इस पार्ट को 1 और ये बीच के पार्ट को 3। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 1+3 इतने सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। 1+3 क्योंकि इसके ऊपर भी गैस है, इसके नीचे भी गैस है। वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन 1+3 पार्ट, इतने पार्ट को हम सिस्टम का कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये पार्ट कुछ टाइम में यहाँ की बाउंड्री यहाँ आ जा रही है और ये वाली बाउंड्री कुछ ऊपर पहुंच जाएगी। अब मैंने इस हिस्से को 1 से डिनोट कर दिया, इस हिस्से को 2 से और बीच वाले हिस्से को 3 से। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इस एंड पर वो P1A1 लग रहा होगा। तो ये बाउंड्री अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई और यहाँ की स्पीड मैंने V1 मानी है, तो dt टाइम में ये लेवल कितना ऊपर चला जाएगा, यहाँ वाली बाउंड्री, सो दैट विल बी V1 dt। और अगर यहाँ की स्पीड V2 है तो ये बाउंड्री ऊपर जाएगी V2 dt इन अ टाइम dt। इस पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो A1 इंटू हाइट, यहाँ का जो भी एरिया है इंटू दिस हाइट, सो दिस इज द वॉल्यूम। और इस पार्ट में अगर m मास है इतने पार्ट में, तो ये वॉल्यूम को ले सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ की डेंसिटी ρ1 मान लिया। इसी तरीके से इस 2 वाले पार्ट में इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इंटू ये डिस्टेंस, दैट इज V2 dt। और इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं m/ρ2। और जितना मास यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कि जो मास यहाँ पर इस बाउंड्री के यहाँ से यहाँ तक आने में जो मास यहाँ से हटेगा वही यहाँ मास निकल आएगा। ओके, अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। हमारा इनिशियली सिस्टम 1 and 3 रीजन में, जस्ट देखो, तो हम जो सिस्टम ले रहे हैं वो 1 और 3 रीजन में है शुरू में, और dt टाइम के बाद हमारा जो सिस्टम है वो 2 and 3 में पहुंच गया है। हमारा सिस्टम इस हिस्से में आ गया है 2 and 3 में। तो इनिशियली द सिस्टम इज इन 1 and 3, आफ्टर अ टाइम dt द सिस्टम इज इन द रीजन 2 and 3। ओके, वर्क डन बाई P1A1। तो यहाँ पर जो P1A1 फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क करेगा, वो वर्क करेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट V1 dt। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और तो ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हमने ऊपर देखा ही है कि A1 V1 dt, इस ये क्या है, वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को हम अब ऐसे ले सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, और P1 V1 को हम nRT1 भी ले सकते हैं, जहाँ n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इस हिस्से में। इसी तरह से वर्क डन बाई P2A2, एक तो नेगेटिव होगा क्योंकि P2A2 नीचे फोर्स लग रहा है और यहाँ की बाउंड्री ऊपर जा रही है, तो नेगेटिव होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसको A2 V2 dt को V2 को फिर मास अपॉन डेंसिटी, और PV को nRT भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे वर्क डन आ गए। सो दिस इज वर्क डन बाई प्रेशर फोर्सेस। अब कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अब देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो हमारा सिस्टम पहले 1 and 3 में था, बाद में 2 and 3 में आ गया। तो 3 पार्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी है बाद में भी है। तो एक तरीके से हमारा सिस्टम 1 से 2 में आया है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा जो पहले 1 में था वो बाद में 2 में आ गया, और एक हिस्सा जो 3 का था 3 में था वो तो 3 में ही रहा, तो उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। तो 1 वाला हिस्सा जब 2 में पहुंचेगा तो उसकी जो हाइट बढ़ेगी, तो 1 वाले के सेंटर से अगर हाइट h1 है किसी भी एक रेफरेंस लाइन से, और 2 वाले की सेंटर की हाइट h2 है, तो एक तरीके से जो 1 वाला पार्ट है वो 2 वाले पार्ट में पहुंचा है, तो उसकी जो हाइट बढ़ी है वो h2 माइनस h1 बढ़ी है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg इंटू h2 माइनस h1। m का मतलब मास इस पार्ट में, किस पार्ट में, जो 1 पार्ट है या 2 पार्ट है, इन दोनों में सेम मास है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें,
तो फिर वही 3 पार्ट की तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई नहीं है। तो बाद में 2 पार्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी टू स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चेंज आ जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर 3 पार्ट में तो कोई इंटरनल चेंज हुई नहीं है। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ एन आर टी। तो सेकेंड पार्ट में इतनी इंटरनल एनर्जी है, और फर्स्ट पार्ट में जो थी वो एफ बाई टू इंटू एन आर टी थी। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया और ये चेंजेस निकाल लिया। अब एनर्जी इक्वेशन अगर हम लगाएं, एनर्जी इक्वेशन को ही बर्नौली इक्वेशन कह सकते हैं। तो अब अगर हम एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो वर्क जो हम जो गैस पे वर्क हो रहा है बाहरी प्रेशर फोर्सेस का, वो वर्क से ही ये सारी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। और क्यू तो है नहीं इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो बस इसमें हमने वैल्यूज रखी है, जो ऊपर निकाला है वर्क की वैल्यू एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये डेल्टा यू में चेंज। और नाउ यू कैन वेरीफाई द थिंग्स। ये तो ऐसे कैसे आ गया, ये वाला टर्म उधर भेजेंगे तो ये, अच्छा ये टी वन माइनस टी टू है, इसको भी टी वन माइनस टी टू कर लो तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस लेके कॉमन ले लेंगे एन आर टी वन माइनस टी टू को, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये टर्म्स ऐसे के ऐसे ही हैं। अच्छा एन आर टी वन को हम लिख सकते हैं पी वन एम बाई रो वन। ऐसे एन आर टी टू को लिख सकते हैं एन आर टी टू को लिख सकते हैं पी टू एम बाई रो टू, दैट इज अ माइनस साइन हियर, पी टू एम बाई रो टू। तो इस तरीके से अगर हम एन आर टी को पी एम बाई रो के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, और फिर सब एम कैंसिल हो जाएगा। फिर सारे वन वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ और टू वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो ये देखो बर्नौली इक्वेशन आ गई। तो बर्नौली इक्वेशन में ये तो टर्म नहीं था वन प्लस एफ बाई टू, ये वाला फैक्टर नहीं था, इधर भी नहीं था बर्नौली इक्वेशन में। लेकिन अब यहाँ पे आ गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी हमें लेना है, क्योंकि जो वर्क हो रहा है गैस पे उससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया है। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर वाले हम बाकी सब चीज़ निकाल चुके हैं, पी वन रो वन सब कुछ पता है, केवल हमें एच नहीं पता है, एच टू माइनस एच वन चाहिए अब हमें चिमनी की हाइट, तो बाकी सब में रख के एच टू माइनस एच वन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही मकसद था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें वो आएगी तो बर्नौली इक्वेशन के ही फॉर्म में, लेकिन विद अ स्लाइट चेंज। ओके।